ये नैनो यूरिया वगैरह सब जो है ये पीटी में आगे भी काम आएंगे, 70वीं वाले में भी काम आएंगे। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने, आपने सुना है नैनो यूरिया शब्द? बाकी आप लोगों में से किन किन लोगों ने नैनो यूरिया सुना है? नैनो यूरिया का मतलब क्या होता है बताइए? नैनो, सबसे पहले तो नैनो टर्म को हमें जानना चाहिए। नैनो टर्म का मतलब हुआ कि छोटा सा कण, छोटा सा पार्ट। और वो छोटा सा पार्ट जो होगा, नैनो का मतलब सीधे सीधे ये होगा कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ऐसे, इस पे मैं आ जाता हूँ, चलिए ठीक है। तो नैनो का सीधे सीधे मतलब ही होता है कि इतना छोटा साइज, जो इतना छोटा साइज, एक मिनट इसमें ना बार बार दिक्कत आती है, जो कितना हो 10 टू द पावर -9, यही होता है ना, 10 टू द पावर -9। इतने छोटे आकार के मीटर अगर होंगे, मतलब एक मीटर का 10 टू द पावर -9 पार्ट होगा, उसको कहते हैं नैनो, राइट। और उस नैनो में, उस आकार में इतना छोटा अगर कोई चीज हो जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है पता है? वो हमारे लिए किसी भी चीज में बहुत पतला घुलनशील हो जाता है। जैसे अभी सामान्य तौर पर हम लोग देखें तो सामान्य तौर पर जो खेतों में यूरिया डाला जाता है, एक मिनट, बाकी खुश रहिए रंजीता, खुश रहिए वर्षा रानी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो यूरिया खेतों में डालते हैं, हमारा यूरिया होता है दाने की तरह, आपने देखा होगा चीनी का जो दाना होता है उसके साइज का सफ़ेद वाला, सफ़ेद टाइप का होता है। और यूरिया की वो कभी कभी लगते रहता है जैसे चीनी ही तो नहीं है, बोरी में आती है, 50 किलो का आती है, राइट। अब होता क्या है कि जिस वस्तु का जितना साइज होता है ना, आकार होता है, वो उतना कम इफेक्टिव होता है। जो छोटी चीज़ें होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे दाने वाले जो यूरिया होते हैं, यूरिया बेसिकली खेतों में दिया क्यों जाता है पहले हम लोग जान ले। तो हमारे जैसे इंसान के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की शरीर को जरूरत पड़ती है। उसी तरह से जो फसल होती है, फसल को ग्रो करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो उसको जरूरत पड़ती है खनिज की, वो कौन सा है पता है? नाइट्रोजन। और पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन के रूप में होता है। और पौधे को जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रेट के रूप में चाहिए। जिसका एक बेस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि हमें जिस रूप में चाहिए, जैसे हमें मान के चलिए कि लिक्विड चाहिए शरीर को, तो लिक्विड हमें किस रूप में चाहिए? पानी के रूप में चाहिए। अब हर प्रकार का लिक्विड तो शरीर को नहीं ना फायदा करेगा, कोई भी लिक्विड पी लेगा, अगर लीकर भी लिक्विड ही होता है तो वो तो नहीं। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो यूरिया जो होती है वो नाइट्रोजन का सोर्स होता है, पौधे को उस रूप में नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है जिस रूप में पौधे को चाहिए, यानी कि नाइट्रेट के रूप में। अब होता क्या है भारत में, देख लीजिए, तो भारत में होता क्या है जनरली, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे हम लोग जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। होता यह है कि इंडिया में एक सीजन होता है जिसको एग्रीकल्चर सीजन, जिसको हम लोग कहते हैं खरीफ। खरीफ का जो सीजन होता है भारत में वो होता है जून जुलाई यही दिक्कत आती है इसमें। खरीफ का जो सीजन होता है वो जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। इस दौरान क्या होता है, तो इस दौरान भारत में आप देखेंगे तो चूंकि भारत की जो आबादी है, ठीक है, भारत की जो आबादी है वो अगर देखें तो 142 करोड़ प्लस हो चुकी है। और हमारे पास जो जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उस हिसाब से आमतौर पर जो ऐसे देश, जिस देश में आबादी कम होती है और जमीन ज़्यादा होता है, वो देश क्या करता है, तो साल में एक बार ही खेती करता है, फसल करता है। एक फसल होती है सिर्फ पूरे साल में खेत में, यानी खेत में एक फसल होती है और बाकी का जो समय, जितना फसल तैयार होने में समय लगे और बाकी जितना समय होता है वो खेत प्राकृतिक रूप से क्या करता है, तो आराम करता है, रेस्ट करता है। जैसे कि 4 महीना में अगर फसल तैयार हो गई तो आगे 8 महीना जो है वो जमीन रेस्ट करेगी। और जब जमीन रेस्ट करती है तो वो क्या होता है, तो जितनी उसमें पोषक तत्वों को पौधे ने खींचा होता है वो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे करके उसको मेंटेन कर लेता है, क्योंकि सारे तत्व प्रकृति में है ही, पहले से नेचर में सारे मिनरल्स है ही, तो उसको मेंटेन। लेकिन भारत जैसे देश में ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत में
हम लोग जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक खरीफ की फसल करते हैं, जिसमें कहीं पे ज्वार होता है, कहीं पे बाजरा होती है, कहीं पे रागी होती है, ये कहीं पे धान होती है, कहीं पे अदर फसलें होती है, राइट। गन्ना भी होता है, कहीं पे मक्का भी, कुछ जगह पे मकई की भी खेती कर लेते हैं। मकई तो खैर पूरे साल भर होता है। उसके बाद जाकर के क्या होता है, चूंकि भारत की आबादी ज़्यादा होती है, तो जैसे सर्दियों का मौसम आता है, अक्टूबर नवंबर के बाद जैसे ही धान वगैरह सब कट जाता है, तो 10 से 15 दिन तक खेत को रेस्ट दिया जाता है। और उसके बाद जाकर के भारत में क्या होता है, तो गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, गेहूं या फिर जौ की बुआई। अभी गाँव में गेहूं की बुआई चल रही होगी, राइट। और वो भी अनाज होता है। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो खनिज पदार्थ, जो मिनरल्स धान को चाहिए, वही मिनरल्स जो है अनाज है कौन, गेहूं, तो गेहूं को भी चाहिए। तो धान ने अगर 4 महीने मिट्टी से नाइट्रोजन ले लिए हैं, तो इसका मतलब है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। और अभी तक हम लोग उसका जो पूरा कैसे करता है, तो उसे पूरा करने के लिए हमें बाहर से अब ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 दिन के बाद से फिर से फसल बोनी है। हम अब खेत को तो छोड़ नहीं सकते ना, 7-8 महीना तो भारत में नहीं छोड़ सकते। चावल गेहूं दोनों ही की फसल ली जाती है खेतों में, या चावल की जगह जहाँ पे बाजरा लिया जाता है, तो सर्दियों में वहाँ पे जौ की खेती की जाती है। सेम पैटर्न होता है, मतलब कहने का मतलब वही। और ज़रूरत सबकी, न्यूट्रिशन डिमांड सबकी सेम होने की वजह से भारत में क्या होता है, तो भारत में नाइट्रोजन की कमी महसूस होती है भारतीय मिट्टी में। और इसका एक प्राकृतिक तरीका होता है, एक नेचुरल तरीका ये भी होता है कि हम लोग क्रॉप को रोटेट कर दे, फसल चक्रण कर ले, यानी ऐसे फसल को बोए जो फसल जैसे दाल मटर वगैरह सब। लेकिन दाल और मटर पूरे भारत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में चावल और गेहूं मिला करके ही भारत में अनाजों का स्टॉक बनता है, जो पूरे साल भर भारत में क्या होता है, खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करता है, FCI से लेकर के सरकार की सभी योजनाओं में। तो इसीलिए हम लोग चाह करके भी गेहूं की खेती को बंद नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, तो बाहर से यूरिया ऐड करते हैं। और वो जो यूरिया होती है, वही यूरिया जो होती है, वो मिट्टी में घुल करके क्या करती है, नाइट्रोजन देने का काम करती है, ठीक है। अभी तक यही प्रोसेस चल रहा था भारत में अभी तक जो था वो यही प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है। अब इसमें ये नैनो यूरिया टर्म कहाँ से आ गया, देख लीजिए। इसमें ये नैनो यूरिया टर्म कहाँ से आ गया, ये हम लोग देखते हैं। कैसे ले लिया इसने, अच्छा, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो खेतों में पहले फसल बो देते हैं, जैसे गेहूं बो दिया। और गेहूं बोने के बाद जब पहली बार उसका इरिगेशन होता है, सिंचाई होता है, तो खेतों में एक बोरी लाया जाता है, 50 किलो का एक बोरी होता है यूरिया का, और एक बैग यूरिया ला करके उसी हिसाब से जितनी जितनी ज़मीन होती है उस हिसाब से बैग लाते हैं और यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। वो पानी में घुल जाता है, और पानी में घुल करके मिट्टी में घुल करके मिट्टी के नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, और पौधे जो है उसे ग्रहण करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, देखिए, तो इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि पौधे को जो नाइट्रोजन चाहिए, वो नाइट्रोजन उसको किस लिए चाहिए, तो नाइट्रोजन लेकर के उसका जो पत्ता होता है, उस नाइट्रोजन को जड़ के माध्यम से खींचते हैं, और वो सूरज के प्रकाश के साथ, सनलाइट के साथ मिलकर के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, प्रकाश संश्लेषण। और उस प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है कि वो अपना भोजन तैयार करता है पौधा, इसके लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, यानी कि तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, 2-3 समस्या आ रही थी। एक समस्या ये आ रही थी कि अगर हम लोग 50 किलो खेतों में नाइट्रोजन डालते हैं ना दाने के रूप में, तो उसमें से उसका जो 50% है, यानी कि आधा नाइट्रोजन है, उसको ही पौधे मिट्टी से लेकर के यूज करता है, और बाकी 50% बेकार चला जाता है। यानी 50 किलो में से हम 25 किलो जो है वो वेस्टेज ही चला जाता है। जैसे हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, वैसे पौधे भी छोड़ देते हैं, उतना को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। तो एक तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, और दूसरा जो अतिरिक्त यूरिया खेतों में बच जाता है जिसको पौधे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो मिट्टी के पॉल्यूशन का कारण बनता है, और कई बार ऐसे जीवाणुओं को भी मार देता है जो हमारे मिट्टी को फर्टाइल बनाता है और हमारे पौधे को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है एक तरह से, राइट। तो ये सारी समस्या आ रही थी। उसके अलावा इन बैग को कैरी करना भी एक मुश्किल काम है। अब इसी को लेकर के भारतीय वैज्ञानिकों ने गुजरात में एक्सपेरिमेंट करके क्या किया, तो उन्होंने नैनो यूरिया बनाया। नैनो यूरिया कहने का मतलब यूरिया का जो दाना है वो नैनोमीटर के आकार में आ गया, और जब नैनोमीटर के आकार में वो दाना आ गया, तो उन दानों को क्या किया गया, लिक्विड के फॉर्म में बनाया गया, उसको लिक्विड यानी कि उसको द्रव्य अवस्था में, और आधा लीटर का एक बोतल तैयार किया गया, और उस बोतल में उतना ही पोषण है जितना कि 50 किलो यूरिया में, ठीक है। और इसी को नाम दिया गया। और इसका सिर्फ क्या करना पड़ता है, तो पौधे पे सिर्फ स्प्रे करना पड़ता है,
मतलब इसको ले लिया और ऐसे करके स्प्रे कर दिए पौधे के पत्ते पे, सिर्फ ऐसे ऐसे करके हो गया उसका काम पौधे का। तो एक तो फायदा ये हुआ कि उसकी तुलना में सस्ता है। 50 किलो को कैरी करने में, जहां फैक्ट्री से प्लांट में होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से किसान लाद के ले जा रहा है, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा। जहां पे रखा हुआ है गोदाम में, वहां पे इतना ज्यादा वो उसको रखने के लिए आपको जगह घेर रहा है। और ये आधा लीटर का एक छोटा सा इतना बड़ा जेब में लेकर के कोई जाएगा, साइकिल से आ जाएगा, और पूरे एक कट्ठा में अभी तक आपको 50 किलो यूरिया आपको कम से कम 1 बीघा में डालते थे आप, 1 बीघा में, और तो 1 बीघा में आपका आधा लीटर स्प्रे से काम चल गया। अब सोच करके देखिए, राइट। और कहाँ बोरी से लाद लाद करके ला रहे थे। दूसरा फायदा ये हुआ कि इसका 90% से ज़्यादा पार्ट जो होता है वो पौधे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, यानी ये पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता है, यानी फ्यूचर में जैविक कृषि के लिए हमारे लिए ये सबसे अच्छा साधन बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भविष्य में इसको निर्यात करके, चूंकि भारत ने इसको का रिसर्च करके इसको खोज के निकाला है या इसका आविष्कार किया है, तो भविष्य में भारत इसका निर्यात भी कर सकता है। तो ये सब सारे फायदा है। तो चूंकि नैनो यूरिया चर्चा में है, तो इसीलिए हम लोग नैनो यूरिया के बारे में पढ़ेंगे कि नैनो यूरिया क्या है, कैसे काम करता है। एक शॉर्ट नोट्स इससे बीपीएससी पूछ सकता है, हमें उम्मीद है। चलिए, तो लिखिए, हेडिंग डालिए नैनो यूरिया। नैनो यूरिया इसमें क्या क्या चीज़ें जानेंगे, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, तभी हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन कर लेंगे, फीचर्स कर लेंगे, बेनिफिट्स कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स में बहुत चीज़ें, एकदम कठिन नियम नहीं होता है कि बॉडी पार्ट इंट्रोडक्शन, तब भी हम लोग कुछ चीज़ें कर लेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन यानी भूमिका या परिचय, जीएस में इसको भूमिका कहा जाता है, और ऐसे में इसको प्रस्तावना कहा जाता है। उसके बाद जाकर के फीचर्स यानी विशेषताएं, बेनिफिट्स यानी लाभ, क्या फायदा है इससे। ठीक है, 3 पार्ट में इसको बांट करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है। निष्कर्ष वगैरह सब, शॉर्ट नोट्स जो होती है ना, लघु टिप्पणी, उसमें निष्कर्ष वगैरह सब जरूरी नहीं होता है, क्योंकि शब्द ही हमारे पास नहीं होता है। हमें 100 वर्ड से कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करना है शॉर्ट नोट्स में, मेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। Nano urea is a form of urea fertilizer नैनो यूरिया यूरिया उर्वरक का ही एक रूप है। नैनो यूरिया यूरिया उर्वरक का ही एक रूप है। नैनो यूरिया यूरिया उर्वरक का ही एक रूप है। लिखिए, इसमें यूरिया के कणों का आकार, इसमें यूरिया के कणों का आकार लगभग 20 से 50 नैनोमीटर होता है। इसमें यूरिया के कणों का आकार, इसमें यूरिया के कणों का आकार 20 से 50 नैनोमीटर होता है। 20 से 50 नैनोमीटर होता है। The size of the urea particle in it is the size of the urea particle in it is about
20 to 50 nanometers. The size of the urea particle in it is about 20 to 50 nanometer. 20 to 50 nanometer. ठीक है, लिखिए. It has been, यह सामान्य यूरिया की तरह ही पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करता है. यह सामान्य यूरिया की तरह ही पौधों की नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरा करता है. यह सामान्य यूरिया की तरह ही पौधों की नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरा करता है. It fulfills the nitrogen requirements of plant. It fulfill the nitrogen requirements of plant. It fulfill the nitrogen requirement of plants just like normal urea. लिखिए, इसे स्वदेशी रूप से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, इसे स्वदेशी रूप से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, इसे स्वदेशी रूप से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, कलोल ब्रैकेट में गुजरात, कलोल एक जगह का नाम है, कलोल ब्रैकेट में गुजरात में आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत विकसित किया गया. इसे स्वदेशी रूप से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कलोल ब्रैकेट में गुजरात में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत विकसित किया गया है. इंग्लिश वाले लिखिए, it has been indigenously developed at Biotechnology Research Center, Kalol, Gujarat. Biotechnology Research Center Kalol, Gujarat. Biotechnology Research Center, Kalol ब्रैकेट में गुजरात. In line with आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भर कृषि. In line with आत्मनिर्भर भारत, सेम लिखेंगे, आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भर कृषि. ठीक है, तो इसी के तर्ज पर इसको विकसित किया गया है. आगे की यूरिया या खेती में भी हम लोग किसी भी देश से, किसी भी खेत से जुड़ा हुआ कोई उपकरण, कोई उर्वरक वगैरह सब आयात नहीं करेंगे, खुद डेवलप करेंगे. आगे अब इसकी विशेषताएं, फीचर्स. फीचर्स ऑफ नैनो यूरिया. नैनो यूरिया की विशेषताएं. नैनो यूरिया की विशेषताएं. चलिए, इसकी जो 5 विशेषता है उसको आप चाहे तो फ्लो चार्ट में दिखा देंगे. फीचर्स ऑफ नैनो यूरिया. नैनो यूरिया की विशेषता है. देखिए क्या क्या विशेषता है.
अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म, तरल रूप में उपलब्ध, तरल रूप में उपलब्ध, अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म, तरल रूप में उपलब्ध। उसके बाद जाकर के इसकी देखिए दूसरी विशेषता क्या है, इसकी दूसरी विशेषता है, ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता है, ठीक है, 50 मिलीलीटर की एक बोतल, 50 मिलीलीटर की एक बोतल एक बोरी के बराबर, 50 कह रहे हैं, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर की एक बोतल एक बोरी के बराबर, $50 मिलीलीटर ऑफ 50 कह रहे हैं, 500 मिलीलीटर ऑफ वन बोतल इज इक्विवेलेंट टू वन बैग 50 मिलीलीटर of one bottle is equivalent to one bag। उसके बाद जाकर के देखिए और क्या विशेषता है, मतलब कि 50 किलो की जगह आधा लीटर खरीद के ले आइए, काम चल जाएगा, अब कैरी करना भी आसान है, सब कुछ आसान हो जाएगा ना इससे। उसके बाद जाकर के स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द लीव्स, पत्तियों पर सीधे छिड़काव, स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द लीव्स, पत्तियों पर, पत्ती कैसे लिखते हैं, छोटी होता है या बड़ी ही होती है पत्ती में, सही है, पत्तियों पर सीधे छिड़काव, स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द लीव्स, स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द लीव्स, पत्तियों पर सीधे छिड़काव। अब देख लीजिए इसकी पांचवी विशेषता क्या है, पत्तियों पर सीधे छिड़काव। उसके बाद जाकर के नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूरी होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूरी होती है। की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूरी होती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ या ऐसे इफेक्टिवली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, इफेक्टिवली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, इफेक्टिवली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूरी होती है। और उसके बाद जाकर के लिखिए अवशोषण क्षमता 80% से अधिक, लिखिए एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आर मोर देन या इज मोर देन 80%, अवशोषण क्षमता 80% से अधिक, एब्जॉर्बन कैपेसिटी इज मोर देन 80%, अवशोषण क्षमता 80% से अधिक। तो कहने का मतलब है कि उसमें 50% के आसपास था और बाकी बेकार चला जाता था। यहाँ पे अवशोषण क्षमता जो है मिट्टी की या पौधे की क्षमता 80% से अधिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमें सस्ता भी पड़ेगा। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 50 किलो यूरिया आपने लिया
तो 50 किलो यूरिया आपने लिया तो 25 किलो ही आपका काम का हुआ, क्योंकि 25 किलो तो वेस्ट चला जाएगा जो मिट्टी को पॉल्यूटेट करेगी। उसका 25 किलो जो होगा यानी आधा जो होगा वही पौधे का काम आएगा और बाकी 25 किलो बेकार चला जाएगा। ठीक है, ये आधा लीटर लेंगे तो इसका 400 ml काम का होगा। सिर्फ कितना जाएगा, 100 ml बेकार जाएगा, 400 ml काम, राइट। तो देखिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, यानी कि 50 किलो का बोरा यहाँ पे अगर हम लोग कहेंगे तो 50 किलो के बोरे से जितना न्यूट्रिशन मिलेगा उतना सिर्फ 400 ml से मिल गया, हुआ ना। चलिए ये फायदा है, चलिए आधा लीटर से। चलिए अब जाकर के तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, विशेषता हो गए। अब ये सब से करेंगे तो इसका लाभ क्या मिलेगा, देखिए नैनो यूरिया का अगर इस तरह से उपयोग किया गया तो इसका लाभ क्या क्या मिलेगा, बेनिफिट्स, लाभ। चलिए अच्छा एरो नहीं लगाना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको ऐसे करके लिखना है परीक्षा में, तीर का निशान पॉलिटिकल पार्टी है ना बिहार में, इसीलिए सबका ध्यान रखा जाता है मेंस में, ठीक है, ये सबका ध्यान रखना चाहिए। तो लिखिए एक बोतल एक बोरी के बराबर होने के कारण, एक बोतल एक बोरी के बराबर होने के कारण, एक बोतल एक बोरी के बराबर होने के कारण, एक बोरी के बराबर होने के कारण इसके परिवहन और भंडारण लागत, इसकी परिवहन और भंडारण लागत कम होती है। एक बोतल एक बोरी के बराबर होने के कारण इसकी परिवहन लागत और भंडारण लागत कम होती है, ठीक है। सिंस 1 bottle is equal to 1 sack या 1 bag, since 1 bottle is equal to 1 bag, since 1 bottle is equal to 1 bag, its transportation and storage costs are low. Since 1 bottle is equivalent या equal, 1 bottle is equal to 1 bag, comma, its transportation and storage cost are low. Its transportation and storage cost are low. जैसे कोई एक किसान है जिसने मान के चलिए कि 10 बीघा खेती की हुई है, तो 10 बीघा में उसको मुझे लगता है 5 किलो शायद एक कट्ठा पे यूरिया पड़ता है, एक कट्ठा पे 5 किलो यूरिया पड़ता है, तो 10 कट्ठा में एक बोरी लगेगा। तो कहने का मतलब वो 20 बोरी यूरिया लाएगा। अगर 10 बीघा में खेती किया है तो उसे 20 बोरी यूरिया लाना पड़ेगा, और 20 बोरिया यूरिया जो है उसको साइकिल में या बाइक में नहीं आएगा। कैसे आएगी 20 बोरी? छोटा वाला जो ट्रक होता है, मिनी वाला जो ट्रक होता है, मैजिक वाला, वो करना पड़ेगा। और अगर मान के चलिए बाजार से उसका घर जो मान के चलिए जो दूर है 20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, तो उतने दूर का उसका किराया भी लगेगा, ठीक है। वहाँ पे लदवाएगा मजदूर से, यहाँ भी उतरवाना पड़ेगा, फिर रखवाने के लिए एक जगह में कहीं सुरक्षित व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। फिर उसको खेत में ले जाना पड़ेगा, खेत तक गाड़ी नहीं जाती है तो मुश्किल से जाएगा, मजदूर के माध्यम से जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब इसमें वो बाजार गया मान के चलिए तो 20 छोटे छोटे बोतल में ले आया, मतलब 10 लीटर हुआ ये। तो 10 लीटर तो लोग वैसे ही 30 किलो का सिलेंडर लेके लोग बाइक में उड़ जाता है 32 किलो का। तो 10 किलो एक कोई सा बैग लिया, झोला लिया, उसमें 10 छोटे छोटे इतने जैसे उसके आकार का हो गए, वो नारियल तेल का छोटा सा जो होता है उस तरह का 10 ले लिया, बैग में आराम से आ गया बाइक में। उसी में से 5 को ले लिया ऐसे करके झोले में और खेत पे चला गया अपना। क्या है, तो कितना आसान हो गया। अब आगे लिखिए, इससे इसके उपयोग से फसल की पैदावार अच्छी होती है। इसके उपयोग से फसल की पैदावार अच्छी होती है। इसके उपयोग से फसल की पैदावार अच्छी होती है, ठीक है। इट्स यूज इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, इट्स यूज इम्प्रूव्स क्रॉप YIELD yield, इट्स यूज इम्प्रूव्स क्रॉप यील्ड YIELD yield। तीसरा लिखिए, फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी से, फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी से, फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी से, फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी से
किसानों की आय में वृद्धि होगी, फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी से किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी, फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी से। अब देखिए कॉस्ट भी घट जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, तो इनकम तो बढ़ जाएगी ना। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड increase in crop productivity and reduction in cost will increase the income of farmers. Increase in crop productivity and reduction in cost will increase the income of farmers. आगे लिखिए। उच्च दक्षता के कारण, अगला पॉइंट, उच्च दक्षता के कारण पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% से अधिक कम किया जा सकता है। उच्च दक्षता के कारण पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% से अधिक कम किया जा सकता है, मतलब उससे ज़्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी, 50% से भी आप कम कर लेंगे ज़रूरत को। उच्च दक्षता के कारण पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% से अधिक कम किया जा सकता है। ड्यू टू हाई एफिशिएंसी, it can reduce the need for, due to high efficiency, it can reduce the need for conventional urea by 50% or more. Due to high efficiency, it can reduce the need for conventional urea by 50% or more, 50% or more. अब उसके बाद देखिए पांचवा क्या फायदा होगा, तो 50% या उससे ज़्यादा की कमी आप कर सकते हैं यूरिया की ज़रूरत में, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आगे लिखिए, यह किसानों के लिए स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, यह किसानों के लिए स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने का एक स्थायी विकल्प है। यह किसानों के लिए स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने का एक स्थायी विकल्प है। यह किसानों के लिए स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने का एक स्थायी विकल्प है। इट इज ए सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर फार्मर्स, इट इज ए सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर फार्मर्स टू अचीव स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इट इज ए सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर फार्मर्स, it is a sustainable option for farmers to achieve smart agriculture and combat climate change। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। स्मार्ट कृषि का मतलब ये होता है कि पहले हमारे ज़माने में हमारे दादा या परदादा लोग खेती करते होंगे, तो उस ज़माने में मान के चलिए कि वो क्या करते थे, तो एक जोड़ी बैल से खेती करते थे। सुबह गए, मान के चलिए किसी ने हल जोतने के लिए, शाम तक तो बैल नहीं टिकेगा क्योंकि बैल एक जीव है, तो उसे 4 बजे सुबह ले जाते थे या 7-8 बजे, 4-5 घंटा बैल जो है, बहुत मेहनत है उसमें, एक आदमी तो उतना भी नहीं कर पाएगा। 2 बैल मिलकर के 4 घंटा खेत की जुताई करते थे। 3 से 4 कट्ठा 5 कट्ठा खेत जोते थे, उसी में 2 बैल की भी हालत खराब हो जाती थी और हल जोतने वाले की भी हालत खराब। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि नहीं अभी भी मैं बैल से ही खेती करूँगा। ठीक है, तो वो हो गया एक तरह से हार्ड वर्क हो गया, उसमें आपका, उसकी जगह अगर कोई ट्रैक्टर लेके जाएगा तो 4 घंटे में वो 2 बीघा जोत के आ जाएगा खेत। स्मार्ट खेती इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो स्मार्ट ढंग से अगर खेती किया जाए, मान के चलिए एक मैनुअल तरीका से, मान के चलिए कि आपके घर के बगल में कोई बड़ा सा तालाब है और कोई बोलेगा कि नहीं मैं एक वो ले लेता हूँ, एक बाल्टी ले लेता हूँ, बाल्टी से दिन भर उठा करके खेत में पानी डालता हूँ, सिंचाई करता हूँ। ठीक है, वो व्यवहारिक तरीका नहीं हुआ ना। उसकी जगह आप क्या करेंगे, तो आज के डेट में छोटे छोटे मोटर आ गए हैं जो एक बार 2-2,5-3 हज़ार रुपया का अगर मोटर वो ले लेंगे, बड़ा पंपिंग सेट आपके पास नहीं है मान के चलिए, आप एक छोटा सा बिजली वाला मोटर ले लेंगे, बस एक बार आपको वायर वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, तो जो घरों में जो पानी टंकी ऊपर पहुँचाता है उसको लगा के दिन भर छोड़ दीजिए,
4 घंटा 5 घंटा वो बिजली में चल रहा है आराम से, खेत आपका भर जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है। और तो एक ये तरीका हुआ, पतला पाइप उसमें लगेगा, तो वो स्मार्ट तरीका होता है खेती का, ठीक है। तो आगे तो स्मार्ट कृषि जो फ्यूचर में हम लोग करने जा रहे हैं उसमें भी, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब कहने का मतलब उर्वरक के ज़्यादा प्रयोग से भी तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उसमें परिवर्तन को रोकने में भी ये सहायक होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, लगभग नहीं के बराबर, क्योंकि पौधे के द्वारा उपयोग कर लिया जाएगा। आगे लिखिए, तरल यूरिया का छिड़काव भूमि को किसी भी प्रकार से विषाक्त नहीं करता है। तरल यूरिया का छिड़काव भूमि को किसी प्रकार से विषाक्त नहीं करता है। तरल यूरिया का छिड़काव भूमि को किसी भी प्रकार से विषाक्त नहीं करता है। स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड यूरिया डज नॉट पॉइजन द सॉइल इन एनी वे। तरल यूरिया का छिड़काव भूमि को किसी भी प्रकार से विषाक्त नहीं करता है। स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड यूरिया डज नॉट पॉइजन द सॉइल इन एनी वे। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा जो मृदा प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि बहुत मात्रा में रासायनिक खाद कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी भी धीरे धीरे पॉल्यूटेड होती है, उससे मिट्टी जहरीला होती चली जाती है, और अगर वो पानी अगर जमीन के अंदर चला जाए तो भूमिगत जो जल है वो भी खारा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो ये जो स्प्रे होता है ये पौधे के पत्तियों पर पड़ता है, पौधे की पत्तियां उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेती है, इस तरह से मिट्टी को जहरीला नहीं बनाता है। जबकि यूरिया 50% जो बचा रहता है वो पूरा मिट्टी को जहरीला बना दे सकता है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट लिखिए, मिट्टी में पाए जाने वाले केचुओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। मिट्टी में पाए जाने वाले केचुओं और जीवाणुओं पर, ऐसे लिखें, मिट्टी में पाए जाने वाले केचुओं और जीवाणुओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। मिट्टी में पाए जाने वाले केचुओं और जीवाणुओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नॉट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द earthworm and bacteria found in the soil. Not negative effect on the earthworms and bacteria found in the soil. क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे केचुए ऐसे हैं जो मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र का पार्ट है, मिट्टी का इकोसिस्टम है, और अगर वो केचुआ नहीं रहेगा तो फिर मिट्टी जो है वो हमारी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो जो केचुए वगैरह सब जो होते हैं वो मिट्टी में सड़े गले चीज़ों को खा करके मिट्टी को और उपजाऊ बनाते रहता है वो, ठीक है। तो केचुआ जरूरी होता है, और यूरिया का मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं तो केचुआ मर जाता है, क्योंकि वो केमिकल होता है, राइट। तो उसमें से 50% रह जाता है। तो जिस खेत में लगातार कई सालों से यूरिया डाला जा रहा है, धीरे धीरे वो खेत बंजर होते जा रहा है, क्योंकि उसके जीवाणु वगैरह सब मर जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि यूरिया को हम लोग खेतों में इसलिए तब डालते हैं जब हम लोग सिंचाई करते हैं और पानी हल्का सा डालने के बाद डालते हैं। अगर यूरिया को वैसे खेत में डाल दीजिए तो फसल भी जल जाएगी, इतना वो खतरनाक होता है। वो पानी में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है, तब जाकर के पौधे धीरे धीरे उसको लेता है, तब भी 50% से ज़्यादा नहीं ले पाता। यानी वो एक पोषक तत्व होने के बावजूद एक खतरनाक पोषक तत्व है। यूरिया जो है वो खतरनाक पोषक तत्व है। अगर यूरिया को आप गलती से अपने आसपास कहीं घास उगा हुआ है, उसमें सीधे बिना पानी वाला है, पानी नहीं है, सिंचाई नहीं किया है, सीधे घास पे ऐसे करके आप बिखेर दीजिए, कुछ दिन के बाद घास जल जाएगी वहाँ की, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो इस तरह का नैनो यूरिया खतरनाक नहीं होगा। आगे लिखिए, तरल नैनो यूरिया हवा, मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता को संरक्षित करता है। तरल नैनो यूरिया मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता को संरक्षित करता है। तरल नैनो यूरिया मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता को संरक्षित करता है। आगे अगला लिखिए, इससे भारत में जैविक खेती, इससे भारत और बिहार में, दोनों जोड़ लीजिए, इससे भारत और बिहार में
जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत और बिहार में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। हम लोगों ने जो जैविक कॉरिडोर बनाया हुआ है, इससे भारत और बिहार में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला लिखिए, 10वां पॉइंट लिखिए, इसके निर्यात से भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके निर्यात से भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके निर्यात से भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके निर्यात से भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है। चलिए ठीक है, अब जाकर के पैरा चेंज करके लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, इसी क्रम में मई 2022 में मई 2022 में गुजरात के कलोल में इसी क्रम में मई 2022 में गुजरात के कलोल में विश्व के प्रथम नैनो यूरिया प्लांट का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में मई 2022 में गुजरात के कलोल में विश्व के प्रथम नैनो यूरिया प्लांट का शुभारंभ किया गया। नैनो यूरिया प्लांट का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2025 तक देश में 9 नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना का 9 नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2025 तक देश में 9 नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंग्लिश वाले लिखेंगे निर्धारित किया गया है। इन दिस सीक्वेंस, अच्छा इंग्लिश दिखते पॉइंट 8, ओके पॉइंट 8 मतलब लिक्विड नैनो यूरिया हेल्प्स इन कंजर्विंग सॉइल, एयर एंड वाटर क्वालिटी। लिक्विड नैनो यूरिया ऐसे लिखे, लिक्विड नैनो यूरिया हेल्प्स इन कंजर्विंग soil, air and water quality. Liquid nano urea helps in conserving soil, air and water quality. ठीक है, soil, air and water quality. अब आगे लिखिए इंग्लिश वाले, लास्ट में पैरा चेंज करके। पैरा चेंज करके इंग्लिश वाले लिखेंगे इन दिस सीक्वेंस द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट was inaugurated in Kalol, Gujarat in May 2022. In this sequence, the world's first nano urea plant was inaugurated in Kalol, Gujarat in May 2022. Inaugurated in Kalol, Gujarat in May 2022. Full stop. आगे लिखेंगे इंग्लिश वाले, a target has been set to establish 9 nano urea plants in the country. A target has been set to establish 9 nano urea plants in the country by 2025. In the country
बाई 2025। तो 2025 तक हम लोग 9 ऐसे यूरिया प्लांट, नैनो यूरिया प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं भारत के द्वारा। चलिए, तो नैनो यूरिया से शॉर्ट नोट्स अगर पूछा जाता है तो आपको तैयार रहना। देखिए ये छोटा सा डिब्बी है,